हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी 2022 में पेपर हुए हैं उन सभी शिफ्टों के पेपर को एक एक वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शिफ्ट 1 का पेपर सोल्व किया था जो 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने एमटीएस में पढ़ाया था उसी तरीके से यहाँ पे जब आपका एग्जाम जैसे जुलाई में है तो जुलाई तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एक एक शिफ्ट जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो सभी शिफ्टों के पेपर यहाँ पे मैं सोल्व करवाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम है प्रोसेस 100 ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप बस कंटिन्यू करिएगा, पूरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस के तरीके आप सीख जाओगे कि एग्जाम में उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है 100 टाइम में। वो सारे तरीके आप यहाँ पे सीखोगे। देखिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन यही दे रखा है, देखो अक्स इज ए नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस 1/k, ये आपको दे रखा है -2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये आपको दे रखा है। तो जब भी इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि k प्लस 1/k, यहाँ पे दे रखा है -2, तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1। देखिए यहाँ से पुट करके सेटिस्फाई करवा सकते हो, -1 प्लस -1 पुट करेंगे तो देखो -1 पुट करते -2 बनेगा, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी k की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो जब भी k प्लस 1/k दिया जाए तो हमेशा k का मान क्या होता है, -1। अगर यहाँ पे +2 होता तो k का मान क्या हो जाता, 1 हो जाता। फिर यहाँ पे कुछ भी पूछ लिया जाए, और इस टाइप के सवाल हैं वो प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये 2 दे दिया जाएगा, या तो k प्लस 1/k -2 देगा या k प्लस 1/k है 2 दे देगा। तो k का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है k का मान -1। तो जैसे ही -1 आप पुट करोगे, -1 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 और -1 -5 ये बनेगा। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 1 - 6 बनेगा यानी -5 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 - -6 बनेगा। तो यहाँ से 1 - 6 यानी कितना होगा, -5, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर है। तो ये हमेशा ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी k प्लस 1/k दे दिया जाए तो k का मान हमेशा क्या होगा, +-1 होगा। अगर माइनस दे रखा है तो माइनस होगा, प्लस दे रखा है तो +1 होगा, +1 होगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल देखो, एलजेब्रा का सवाल है। यदि x प्लस 1/x आपको दे रखा है और आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, आपको कुछ ही नहीं करना। देखो यहाँ से एक बार स्क्वायर करके आप जैसे x² प्लस 1/x² निकालोगे, आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट देखो तरीका बता देता हूँ कैसे करना है आपको एग्जाम में। पहले तो आपको पूरा समझा देता हूँ, फिर आपको एग्जाम में कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो पहले तो देखो यहाँ से x² प्लस 1/x² निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये तो क्या बन जाएगा, 5√2 का स्क्वायर होगा तो 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +2 होगा जो यानी माइनस हो जाएगा। तो 50 - 2 कितना होगा, 48 होगा। यहाँ से x² प्लस 1/x² आ गया 48। फिर से इसका स्क्वायर करके यहाँ से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 48 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा। ये -2 कहाँ से आ रहा है, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab होता है ना, तो ab तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 2 बन रहा है तो 2 इधर आके -2 बन रहा है। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर देखो 48 है ना, 50 के आसपास है। तो जब भी 50 के आसपास वाली संख्या होती है ना, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखो 50 से कितना कम है, -2 कम है, -2 कम है। तो इसका बेस 25 होता है, तो 25 में से -2 कम कर दो यानी 23, और कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना होता है तो 0,4, ये इसका स्क्वायर हो गया। -2 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 2302। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो देखो पूरा समझाने का तरीका। एग्जाम में कैसे करना है, आपको बिल्कुल कम टाइम लेना है। जैसे यहाँ से x प्लस 1/x दे दिया जाए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछा है, यानी 2 बार प्रोसेस करनी है। क्या करनी है, k² - 2 की प्रोसेस लगानी है। देखो जब हम x² प्लस 1/x² निकालते हैं तो क्या करते हैं, k² - 2, k क्या है यहाँ पे, x प्लस 1/x। तो k² - 2 करोगे तो 50 - 2 यानी 48। फिर से एक बार स्क्वायर करके -2 कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2302। तो बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। क्लियर है, ये भी चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ये आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। k² - 2 यानी 48 होगा, 48 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 2302 होगा। तो माइंड में भी कर सकते हो या लिखना चाहो तो बस इतना ही आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखो, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल पूछा गया है कि एक आदमी है वो नाव के प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम है, वो निश्चित डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रेवल करता है।
जबकि अप स्ट्रीम है उसी डिस्टेंस को वह 18 घंटे में तय करता है। आपसे पूछा है कि अगर शांत जल में समान डिस्टेंस के 3/4 पार्ट को वह नाव से चलाने में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी आपको स्पीड चाहिए, पहले तो आपको स्पीड ऑफ बोट चाहिए, बोट की स्पीड चाहिए, तो बोट की स्पीड आ जाएगी, तब आपके पास आ जाएगा आंसर। तो देखो बोला क्या है कि डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो x + y होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी x अगर नाव की स्पीड है, y क्या है यहाँ पे बोट की स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम की स्पीड है। तो यहाँ से नाव की है और ये क्या है धारा की है। तो ये टोटल यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी x + y। तो ये क्या होगी, कितना टाइम ले रहा है, ये स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो डिस्टेंस अपॉन 9 घंटे ले रहा है, ये इतना हो गया। और अप स्ट्रीम चल रहा है तो ये कितने घंटे में चल रहा है, डी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 18 घंटे में। क्लियर है। आपसे पूछा है 3/5 फिफ्थ पार्ट को है, तो ये डी के इतने पार्ट को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ से अक्स चाहिए, हमें अक्स की वैल्यू चाहिए, तब आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो यहाँ से अक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपको ध्यान रखना है x + y दे दिया जाए और x - y दे दिया जाए और अक्स निकालना हो तो सिंपली आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूँ तो सेम बन जाएगा बेस, तो यहाँ से डिनोमिनेटर तो 2/18 बनेगा, यहाँ पे d/18 तो 3/18 बन जाएगा, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी d/6 हो जाएगी। और इसे 2 से डिवाइड करना है तो यह क्या बन जाएगा d/12। ये बन गया क्या यहाँ से। तो यहाँ से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, आपको इस डिस्टेंस को ट्रेवल करना है तो कितने टाइम में, देखो ये स्पीड आ गई आपके पास बोट की, तो d/12 ये आ जाएगी। तो देखो d से तो d कट गया और यहाँ से जो टाइम आ गया वो कितना आ गया 3/5 × 12, तो 36/5 है। 36/5 का मतलब कितना हो गया 7.2 ओवर। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, DI का सवाल पूछा गया है। आपसे बोला है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाय केरला। तो देखो केरला के द्वारा, केरला क्या है यहाँ पे 200 है और टोटल यहाँ पे कितनी प्रोडक्शन हुई है, देखो 200, 300, 400, 600 और 800, यहाँ से हो गया 900 और 1000, तो टोटल तो 1000 है। 1000 में से 200 है तो आपको तो एंगल पूछाना है। तो देखो एक सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 360 डिग्री। तो टोटल के नीचे आपको टोटल निकलना है, तो टोटल कितना है यहाँ पे प्रोडक्शन 1000। पूछा किसका है, यहाँ से पूछा है केरला का, तो 200 को यूनिट का पूछा है। तो यहाँ से सोल्व कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 1 0 से हो गया, तो 36 2 72। तो यहाँ से कितनी डिग्री बनेगा 72 डिग्री बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक दुकानदार है एक वस्तु को 10% और 20% की आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं और 44% का शुद्ध लाभ अर्जित कर रहा है, उस पर इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना प्रॉफिट कमा रहा है, ये आपसे बोला है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं मान लेता हूँ जैसे यहाँ से मार्क प्राइस अगर 100 रुपये है, मार्क प्राइस यहाँ पे 100 रुपये है, तो वो बेचेगा कितने में, इसमें डिस्काउंट दे रहा है कितना 10% और 20% का सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट यहाँ से, तो a + b - ab/100 होता है। तो 10 + 20 30, 30 में से क्या करोगे 20 × 10 यानी 200 / 100 करोगे तो कितना आएगा, 2 घटा दोगे 30 में से 28%। तो इसमें 28% का डिस्काउंट दे रहा है। ये चीज़ें आपको माइंड में करनी है। देखो सक्सेसिव का तो आपको बिल्कुल जब भी क्वेश्चन आ जाए ना माइंड में ही करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, a + b - ab/100। क्लियर है। तो a + b यहाँ से 30 हो गया, 30 में से यहाँ से देखो 1 0 और 1 0 तो 100 से कट जाएगा और 2 घटा दीजिए 28%। तो 28% के डिस्काउंट में बेचेगा, यानी 100 में से 28 में कम में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा वो 72 रुपये में बेचेगा। क्लियर है। तो 72 रुपये में बेचेगा। अब उसने बोला है कि जब वो 72 रुपये में बेचता है तो उसको 44% का प्रॉफिट होता है। तो 44% का प्रॉफिट होता है, क्या यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या, कि जो 72 है ये 44% प्रॉफिट की वैल्यू है, 44% की प्रॉफिट बेचने के बाद में सेलिंग प्राइस है ना, तो 44% का प्रॉफिट होता है। यानी अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 44 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी 144 में बेचेगा। तो 144 की यूनिट की वैल्यू है और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस, ये डबल हो गया यानी 50। कॉस्ट प्राइस 50 रुपये आ गया। पूछा क्या है कि अगर 15% की छूट पे बेचा जाए तो इसका मार्क प्राइस तो कितना है, मार्क प्राइस है 100 रुपये। तो इस पे 15% का डिस्काउंट देगा तो वो बेचेगा कितने में, 85 रुपये में बेचेगा। तो 85 रुपये में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस इसका 50 है। तो क्या यहाँ से इसका प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 50 रुपये पे × 100। तो
तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 70%। ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, इस टाइप का सवाल है, आता है इस टाइप का एग्जाम में। जब भी देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस दे देगा तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा तो सेलिंग प्राइस दे देगा, तो कुछ लिंक देगा, वो लिंक से ही आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको इंटरचेंज करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने निकाला, फिर सेलिंग प्राइस से निकालने के लिए इसने प्रॉफिट बोल दिया कि 44% का प्रॉफिट होता है, तो इससे हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, ठीक है। और फिर ये पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस बन गया, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, फिर कुछ भी पूछ लिया जाए इजीली आंसर दे सकते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो बहुत ही इजी सवाल है। साइन 30 ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है, क्या करना है देखो, साइन 30 से इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, सॉरी 90 माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर हम उल्टा बोल दे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन 30 है, अगर ये साइन 30 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, क्लियर है। तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, कोस 60 लिख सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 30 है, ये तो कोस 60 बन जाएगा, ये कट जाएगा। ये साइन 40 है तो ये क्या बन जाएगा, कोस 50 बन जाएगा, ये कोस 50 बन जाएगा। ये साइन 50 है, ये कोस 40 बनेगा। ये साइन 60 है, ये कोस 30 बन जाएगा। ये कट गया, आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया, क्लियर है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो, दूसरा तरीका भी है, क्या हो जाएगा देखो, साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 40 बटे कोस 40, सबका सब आपके पास क्या बन रहा है, टेन 30, टेन 40, टेन 50 और टेन 60। तो देखो यहाँ से सम होना है ना, 60 और 30 90 हो गया। तो जब भी सम होता है यहाँ पे दोनों का अगर सम आ रहा है तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, क्योंकि ये कोट बन जाएगा, कोट 30 बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम, इनके बीच का जो अनुपात आपको निकालना है ये आपसे बोला है। और इनका लघुत्तम एलसीएम है वो कितना है, 48 दे रखा है। और इनका मल्टीप्लीकेशन है एलसीएम और एचसीएफ का, वो कितना दे रखा है, नहीं संख्याओं का आपका दे रखा है, संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है वो 384 है। तो ये कंसेप्ट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब भी दो संख्याएं दे रखी हो तो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है। इनका देखो मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है 384 है, एलसीएम आपको दे रखा है, तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो क्या एचसीएफ आ जाएगा क्या आपके पास, क्लियर है। एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से, तो सोल्व कर दीजिए, ये तो एचसीएफ आ गया। और एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो तो पूछा है ना, तो यहाँ से एचसीएफ कितना है, ये है 384 डिवाइडेड बाई 48, और इसका रेशियो निकालना है एलसीएम से, ये 48 से। तो बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर दीजिए। देखो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 4 नाम 36, 4 छिंग 24, 4 से और कट जाएगा क्या, 52 84, 12 इंटू 96, 8 बार चला गया, 8 छिंग 48। यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 1/6, यानी 1:6 आ गया आपके पास। तो ये आपको ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जब भी दो संख्याएं दे रखी हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन है उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से देखो सक्सेसिव का आ गया। यहाँ से एक स्कूटर है, सक्सेसिव तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, तो स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही तो आपसे पूछा है ना। तो देखो यहाँ से इंक्रीज हुआ ना, तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट तरीका, जब 3 दे दिया जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज दे रखा है क्या, ये तो डिस्काउंट का नहीं है, इंक्रीज का है, तो फिर आपको इंक्रीज का ही लगाना पड़ेगा, क्लियर है। देखो 10% है ना, तो 10% का यहाँ से निकाल दो फ्रैक्शन से। एक तो फ्रैक्शन तरीका होता है, एक 2 बार लगा दीजिए, जो 2 के लिए होता है ना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो पहले तो 2 के लिए लगा दो और फिर 3 के लिए लगा दो, वापस जो बचेगा फिर जो इसका जो आंसर आएगा इसको और जो तीसरे को लेकर फिर से एक बार फॉर्मूला लगा दो। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ता है, या फिर आप फ्रैक्शन वाला तरीका लगा सकते हो। जैसे यहाँ से मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहला तरीका, जैसे यहाँ से a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से, तो 10 5 15, 15 प्लस 10 पंजे 50, तो 0.5 होगा, तो ये कितना आ गया, 15.5 आ गया, क्लियर है। अब 15.5 और 15% के बीच में वापस से यही फॉर्मूला लगा दो, तो कितना आएगा, 15 और 15 30.5 प्लस यहाँ से 15 इंटू 15.5 करना पड़ेगा, तो 15 का 15 करेंगे तो 225 प्लस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 225 से तो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ से 225 से ज़्यादा होगा, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग कितना आएगा ये
32 प्लस आएगा, 32 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 32 से ज़्यादा आएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये एक ही ऑप्शन है 32 से ज़्यादा, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेशन में बताना है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना। तो लगभग कितना आएगा? ये 32 से ज़्यादा आएगा। दूसरा तरीका फ्रैक्शन वाला तरीका लगा सकते हो। देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10, यानी 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से कितना हो गया? 21 हो गया। 15% की फ्रैक्शन 3/20, यानी 20 रुपये हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 23 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? ओवरऑल सबका निकालना है तो सबको गुना कर दो। तो देखो यहाँ से तो कितना आएगा? 4000 आएगा, और यहाँ से गुना करेंगे 23 × 21, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 से मैं एक कम कर देंगे तो 483 होगा। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 483, और इसको 11 से गुना करना है। ट्रिक आपको पता है, देखो 3 और 8 और 3 11, हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3, हासिल 1, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ से 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अंटे 32, और 1 बचेगा, 4 दूनी 8। ये इस तरीके से होता जाएगा। 3 जीरो हैं तो मैं एक यहाँ से पॉइंट लगा देता हूँ, तो ये कितना आएगा? लगभग ये यहाँ पे हो जाएगा। देखो एक बार पूरा सोल्व कर देते हैं इसको, ये होना चाहिए, कटना चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 अंटे 32, और यहाँ से 4 अंटे 32, 1 बचेगा। तो ठीक है, ये पॉइंट में चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ से निकालेंगे तो 1000 से कितना हो गया? ये 1328 हो गया लगभग। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना चेंज हुआ। तो देखो अगर 100 पे देखेंगे तो 132 हो गया 100 से, ये 100 से 132 हो गया। 1000 से 1328 है तो 100 से कितना होगा? 132 होगा। तो 132 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखो 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 32.8 समथिंग आ रहा है, तो ये 32 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा? 32 सही, 33 सही, 32 सही, 33/40। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं, ABC और DEF, ठीक है, और इनके एरिया आपको दे रखे हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर। EF का मान आपको दे रखा है और BC का मान आपसे पूछा है। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का रेशियो होगा। जैसे एरिया 1 मैं 2 दे देता हूँ कि दोनों का एरिया फर्स्ट और एरिया 2 है, तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे यहाँ से AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा DE का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ से BC का स्क्वायर, और यहाँ से EF का स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा SC का स्क्वायर, जो भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, इस तरीके से। और इनकी रेडियस के, इन रेडियस के स्क्वायर के, इनकी सरकम रेडियस के स्क्वायर के, ये सभी के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर पेरीमीटर देता है, यहाँ पे दो ट्राइंगल अगर समरूप हैं, उनके पेरीमीटर का रेशियो है उनकी साइड के रेशियो के इक्वल होगा, ना कि स्क्वायर के। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एरिया का स्क्वायर का रेशियो आपको दे रखा है, देखो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, और आपको दे रखा है EF। देखो EF कौन सा देख रहा है? ये वाला, लास्ट के 2 टर्म दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे भी 2 टर्म लास्ट के ही आएंगे, BC। तो ये आ जाएगा इसके पैरेलल BC अपॉन, और यहाँ पे EF। तो EF क्या है? यहाँ पे A है। ये मैंने EF A को ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ से ABC और DF का एरिया तो क्या दे रखा है? ABC का तो x स्क्वायर है, और DEF का ये है, तो ABC की साइड ही यहाँ पे ऊपर आएगी, और यहाँ पे DEF की साइड आएगी। क्लियर है? इसलिए मैंने BC को ऊपर रखा है। तो BC का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो A इधर चला जाएगा, तो A x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होगा। सॉरी, यहाँ से स्क्वायर होगा ना ये, तो क्योंकि इनके स्क्वायर के रेशियो हैं, तो स्क्वायर का रेशियो है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू BC अपॉन A। तो BC का मान यहाँ से कितना आ गया? AX अपॉन वाई। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं, आपको इतना कुछ लिखना नहीं है। आपको डायरेक्ट, आपको पता है कि इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर हैं, तो डायरेक्ट ये कर दो कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपको रेशियो दे रखा है ना, तो पहले इसका स्क्वायर रूट कर दो, यानी x अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है, इनका रेशियो। और आपसे यहाँ से BC का मान पूछा है, तो BC अपॉन A हो जाएगा। BC का मान कितना आ गया? AX अपॉन वाई। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ में मैं साथ के साथ हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो है वो लंबा जा रहा है। जैसे कल का वीडियो है वो 40 मिनट चला गया था, लेकिन अगर हमें एग्जाम अप्रोच से करना चाहिए तो यही क्वेश्चन है ना, आराम से 13 से 15 मिनट में हो जाएंगे ये क्वेश्चन।
मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए इन क्वेश्चन के साथ। अगर मैं डायरेक्ट एग्जाम की तरह ही कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को 15-15 10-10 सेकंड में सोल्व कराता जाऊंगा, तो वो मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ना कुछ आप उनसे सीख पाओगे। इसलिए मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देखो, एक परीक्षा में, एक कक्षा में 25 छात्रों का अंकों का जो एवरेज था, देखो 25 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 19 है। बाद में शिक्षक ने, जो टीचर है, उन्होंने महसूस किया कि 14 अंक और 15 अंक जो आए थे छात्रों के, उनको गलती से 18-19 ले लिया था। तो कुछ कक्षा का नया एवरेज है वो कितना होगा। तो देखो इसको तो हम थॉट प्रोसेस से करते हैं, जब भी एवरेज का सवाल आता है ना, मैं थॉट प्रोसेस से बताता हूँ कैसे करना है। देखो समझो, कक्षा में 25 स्टूडेंट है, सबका एवरेज कितना है, 19-19-19 है, यानी सबके पास 19-19-19-19 रुपये होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन बाद में टीचर ने महसूस किया कि हमने क्या किया कि 14 और 15 कि दो स्टूडेंट थे जिनके 14 रुपये और 15 रुपये थे, उनको मैंने क्या कर दिया, 18-19 रुपये ले लिए, उनको इतना मान लिया मैंने। तो कितना ज़्यादा माना उसने, देखो 14 से 18 यानी 4 ज़्यादा मान लिया, और 15 से 19 कर लिया यानी 4 ज़्यादा मान लिया, यानी 8 रुपये ज़्यादा मान लिया क्या उसने। ये 8 रुपये ज़्यादा उसमें काउंट कर लिए, ऐसे मान लो कि 25 स्टूडेंटों में 8 रुपये ज़्यादा काउंट कर लिए। तो मुझे बताओ, ये 8 रुपये काउंट कर लिए तो ये सभी में बट जाते, सभी में बटे होंगे ये 8 रुपये एक्स्ट्रा जो थे। तो जो एक्स्ट्रा थे वो 8 रुपये थे, वो 25 स्टूडेंट में एक्स्ट्रा बट गए। तो मुझे बताइए, जो एवरेज, जो पहले रियल में जो एवरेज था उसमें कुछ इतना बढ़ जाएगा, ये सबके हिस्से में इतना इतना और बढ़ जाएगा रुपये। तो 8/25 यानी कितना हो जाएगा, ये 0.32 हो गया क्या, सोल्व करेंगे तो 0.32 रुपये सबके हिस्से में बढ़ा है। 25 स्टूडेंट था ना, सबके 25 में, तब ये 19 हुआ है। तब कितना हुआ है, 19 हुआ है। यानी जो नया एवरेज है वो कितना होगा यहाँ से, जो पहले जो था वो कितना था यहाँ से, यही तो पूछा है ना कि नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए जो कक्षा का था, तो वो कितना है यहाँ से, ये 19 तो यहाँ से सबका इतना मानने के बजाय आया है, तो ये इतना एक्स्ट्रा आया है, इतना एक्स्ट्रा आया है। तो पहले कितना था, 0.32 कम कर दो यहाँ से, तो 19 में से 0.32 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 18.68। ये इतना एवरेज था, तभी तो यहाँ पे देखो सबके हिस्से में 0.32 बढ़ा, तभी तो यहाँ पे कितना हो गया, 19 हुआ है। क्लियर है। तो ये इसका आंसर होगा, जो रियल होगा ना एवरेज वो इतना होगा, एक्चुअल एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास ये इतना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से इसको तो सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेस तो सेम है, पावर अलग अलग है, तो सब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 9 + 5 14, 14 में से 4 गया 10, 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, पावर 4 आएगी, अक्स की पावर 4। फिर से देखो साइन थीटा, यहाँ से देगा साइन 30 कोस 60 माइनस कोस 30 कोस 30 और साइन 60। ये तो फॉर्मूला बन गया क्या कि कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का होता है। तो साइन ए माइनस बी का होता है, ए आपको 30 डिग्री दे रखा है और बी कितना है, 60 है। तो साइन -30 आ गया क्या, साइन -3 है तो ये माइनस से बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोस होता, अगर यहाँ पे कोस -30 होता तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, कोस में माइनस बाहर नहीं आता, ये अपना खुद दिखा जाता है, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कोस में और सेक में होता है, अगर माइनस अंदर होता है तो ये बाहर माइनस नहीं आएगा, बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें माइनस है वो बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ये ओड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है, बाकी के जो फंक्शन होते हैं वो ओड फंक्शन होते हैं। तो ओड फंक्शन में जो माइनस अंदर होता है ये बाहर आ जाता है, और इवन फंक्शन में है ये बाहर नहीं आता है। तो ये याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, इनके बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 1.6 है वो 3.6 है, तो देखो 16 और 36 इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जो 100 है पॉइंट हटाएंगे तो 1.6 और 3.6 यानी 4 और 6 24, तो 2.4 आ गया क्या इसका। तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होगा तो कितना आएगा यहाँ से 2.4। तो ये तो मीन प्रोपोर्शन हो गया। और पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन 5 और 8 का। 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, दूसरी संख्या का स्क्वायर करके 5 से डिवाइड, पहली वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ये होता है b² a। तो b का मान यहाँ से a, अगर ये a है ये b है, तो b² a कितना हो जाएगा 64/5। 64/5 का मतलब कितना हो गया 12.8। क्लियर है, सोल्व करेंगे पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 × 24, 4 × 12, 4 × 8। तो यहाँ से किससे कट रहा है, 2 से और काट दीजिए, 3 और 16, अनुपात कितना आ गया 3/16। नेक्स्ट सवाल देखो,
एक आपको दो रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज RS 1200 रुपये। इफ द प्रॉफिट इज 15% द सेलिंग प्राइस इज। तो आपको डायरेक्ट ये दे रखा है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस दे रखा है, तो वही तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये 1200 है, ये 15% की वैल्यू है। ये 1200 है, 1500 की वैल्यू 15% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू होगी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस आपके पास 8000 आ गया क्या। लेकिन पूछा तो आपसे क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 1200 रुपये ज़्यादा में बेचता है, इनके बीच में डिफरेंस है, यानी कॉस्ट प्राइस से 1200 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो ज़्यादा में बेचेगा तो 1200 इसमें जोड़ दो, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ से 9200। नेक्स्ट सवाल देखो कि आपको दे रखा है व्यक्ति किसी निश्चित राशि पर 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार देता है और 6 वर्षों में ये ब्याज की राशि है दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। कि 6 वर्षों में जो ब्याज है वो जितना उसने राशि को उधार लिया था उससे 360 रुपये ज़्यादा होता है ब्याज। ये आपको इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बढ़िया तरीके से पढ़ लेना दोनों लैंग्वेज में। आपसे ये बोला है कि जो प्रिंसिपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अक्स हैं, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, अक्स प्लस 360। यहाँ पे 360 इंटरेस्ट नहीं है, अक्स प्लस 360 इंटरेस्ट है। क्लियर है, क्योंकि ये क्या बोल रखा है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपये ज़्यादा है ब्याज, ठीक है। तो ये इतना ब्याज है। तो मुझे बताइए, यहाँ से आपसे पूछा क्या गया, उधार दी गई राशि कितनी है, यही तो आपसे पूछा गया ना। आपको टाइम भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, रेट 25 है और टाइम कितना है 6 साल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो क्या कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर। आर कितना है 25 है, टी कितना है 6 है, डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है। सोल्व करेंगे तो देखो 25 चौक 100, यहाँ से ये 3 और ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 2x प्लस 720 इज इक्वल टू यहाँ से 3x। ये 2x इधर आ गया तो x बन गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 720, ठीक है। तो ये तो बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आपको देख रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। पूछा है आपसे कि रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से है, एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल और ये इसका सर्किल है। आपसे बोला है कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो हमेशा याद रखना इसमें 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो ये रेडियस हो गई, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो ये तो हमेशा होगी साइड अपॉन √3। क्या होगी, साइड अपॉन √3। और एक आपके पास ये रेडियस बनती है कि अगर ये तो हो गया साइड अपॉन √3, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसमें अंदर की ओर एक सर्किल बनाया जाए तो ये इन सर्किल बनेगा, तो इसकी इन रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये होगी साइड अपॉन 2√3। क्या होगी, साइड अपॉन 2√3। ये दोनों ही सवाल पूछ लेते हैं। तो पहला सवाल आपसे ये टाइप पहला पूछा गया है कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो आपको याद रखना है साइड अपॉन √3 होता है। तो 12/√3, 12/√3 को क्या लिख सकते हैं 4√3। कैसे, कई स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता तो उनके लिए 12/√3 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं 12 को, डिवाइडेड बाई √3। और रूट यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो 1 √3 से 1 √3 चला गया, आंसर कितना आ गया 4√3। ये बहुत ही बेसिक है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल अच्छा सवाल आपको दिया गया है, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है, अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको बोला है, देखो कुल राजस्व का आपको बताना है, कुल राजस्व का परसेंटेज बताना है जो दुकान ई से कूलर की बिक्री से आता है। तो ये आपको दे रखा है और यहाँ से पूछा है कूलर का आपको परसेंटेज पूछा है और टोटल बिक्री से। कूलर बिक्री से अनुपात आता है दशमलव के बाद में 3 स्थान को, ये मान लीजिए कि दुकान ई से सभी प्रकार के, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया यहाँ से क्या बोला है कि कूलर है, जो कूलर के इसमें बेचा गया है उसका आपको परसेंटेज बताना है टोटल से, ठीक है। टोटल जितना आपके पास रिवेन्यू हुआ है उस रिवेन्यू में से कूलर का जितना रिवेन्यू हुआ है उसका आपको परसेंटेज बताना है वो कितना हुआ है। और ये आपको रेशियो दे रखा है एसी, कूलर और फैन का, ठीक है। ये आइटम इतने बेचे गए हैं, वो आइटम है 4000 आइटम बेचे हैं, ये रेशियो हो गया, ये हो गया। तो देखो कूलर का कितना है प्राइस 8000 रुपये। तो 8000 रुपये में बेच रहा है। कितने कूलर बेचे हैं उसने, कूलर देखो यहाँ से रेशियो कितना है, ये 1, तो 1 कूलर बेचा है। यहाँ पे आपको रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी उसी क्वांटिटी से 1 यूनिट की वैल्यू से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी गुना करना पड़ेगा, तो वो तो कट जाएगा, तो उसको सोल्व मत कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ से रेशियो से सोल्व कर लीजिए कि देखो 8000 से 1 कूलर बेचता है और टोटल यहाँ पे देखो 5 कितने बेचते हैं, 5 तो एसी बेचता है,
एक एसी का प्राइस कितना है 26,500, तो 5 का कितना होगा, यहाँ से टोटल रिवेन्यू निकाल लीजिए। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो जाएगा 26,500 इंटू 5 ये होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 पचम 25, 2 56 30 और 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ये इतना तो क्या हो जाएगा एसी का। फिर यहाँ से एक कहीं 8,000 रुपये यहाँ से कमाता है, ये 8,000 रुपये कूलर से कमाता है। और 4 पीस हैं ये पंखे के बेचता है, फैन के बेचता है। एक फैन का प्राइस कितना है 22,200, तो 4 का कितना हो जाएगा देखो यहाँ से 12 चौक 48 और 48 यहाँ से हो जाएगा 1 2 और ये 8 4 दूनी 8 और ये 12 चौक 48, ये इतना हो जाएगा। क्लियर है। टोटल रिवेन्यू इतना होगा, सोल्व कर लीजिए, यहाँ से जोड़ दीजिए। तो 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, यहाँ से 8 दूनी 16 17 18 और 1 19 और यहाँ से 1 चला जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा आपके पास। क्लियर है। तो ये कितना हो गया यहाँ से 1,89,000। तो 1,89,300 रुपये हैं ये टोटल रिवेन्यू हुआ है। उसमें से कूलर का कितना कमाया है 8,000 कमाया इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके पास कूलर का परसेंटेज। सोल्व करेंगे, देखो 0 से ये 0 तो चला गया, तो आपको 8,000 डिवाइडेड बाई 1893 है ना, तो यहाँ से देखो लगभग कितना हो गया 1900 ही मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये लगभग कितना आएगा आपको परसेंटेज में चलना है। तो लगभग देखो 1900 है तो 19 चौक 76, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 से ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है 4 से ज़्यादा, बाकी सभी क्या है दूर दूर आपके दे रखे हैं। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन इज 80% इन अबव। उन छात्रों की संख्या आपको बतानी है कि जिनके कुल प्राप्त प्रतिशत अंक है वो 80% या 80% से ज़्यादा हैं। उनके आपको कैंडिडेट के बताने हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और सभी स्टूडेंट का देखो यहाँ सभी सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स है वो कितना है 100 है, क्योंकि 100 में से ले रहा है। जैसे एसएसटी में 100 में से 92 नंबर लाए, उसने 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 80। तो आपको एक एक में यहाँ पे परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि इसके कितने परसेंट बनी, यहाँ पे इसके कितने परसेंट बनी, यहाँ पे इसके कितने परसेंट बनी। और यहाँ से फिर आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट है जिनके 80% या 80% से ज़्यादा है। तो एक तो तरीका क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज निकालने का कि आप सभी को जोड़ो और डिवाइडेड बाय क्या करोगे टोटल नंबर्स, यानी 400। टोटल 400 है, 100 तो टोटल 400 है। यहाँ पे टोटल इनको जोड़ो और इंटू 100 करके सबका परसेंटेज निकालो। या हम उल्टा क्या करते हैं कि उनके कितने कम परसेंटेज हुए, देखो यहाँ से कितने कम नंबर बने हैं तो उनका परसेंटेज निकाल के घटा देंगे 100 में से, तो वो आ जाएगा आपके पास। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि 80 से कम कौन से हैं, 80 से ज़्यादा कौन से हैं, तो वो फास्ट होगा एग्जाम में। ठीक है, तो हम एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, हम ना कि पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे। कैसे, देखो ये कितना कम है, ये 8 कम है, यहाँ पे 10 कम है, यहाँ पे 10 कम है और यहाँ पे 20 कम है। तो टोटल कितने नंबर कम हो गए 20 और 40 और 48। तो यहाँ पे 48 नंबर कम हो गए, कितने में से 400 में से। तो 400 में से 48 कम हो गए, इंटू 100 करोगे तो हमेशा में 4 से तो डिवाइड करना ही है, यानी 12% कम हो गए उसके। तो 100 में से 12% कम हो गए यानी 88% बन गई क्या उसकी। तो 88% बन गई, यानी ये हो गया एक। तो 90, यहाँ से 10 कम हो गए, यहाँ से 20 कम हो गए, यहाँ से 15 और यहाँ से 15। तो देखो 15 और 15 30, 30 और 60, तो 60 नंबर कम हो गए। कितने में से 400 में से, तो डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना हो गया यहाँ से 15 हो गया। तो 15% कम हो जाएगी, यानी इसके 85% बनेंगे। देखो अब हमें पूरा सोल्व नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट जितने कम परसेंट बनी है वो निकाले। 15% कम बने हैं उसके 100 में से, तो 85% बन गई। इसी तरीके से यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 20 कम हो गए, 20 यहाँ से कम हो गए 40 और यहाँ से 35 कम हो गए और यहाँ से तो हो गया 40 और यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो 20 और 20 40, 70, 70 और 105 नंबर है। तो 105 नंबर कम बन गए इसके, कितने में से 400 में से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 बचेंगे 4 6 24, तो 26% कम बने इसको। तो 26% कम बनेंगे तो यानी 80 से तो कम होगा ही, ये 80 से तो कम होगा। तो ये वाला स्टूडेंट 80 से कम है, ये नहीं लेना। ठीक है, 2 स्टूडेंट तो हो गए। 30 यहाँ पे डी का चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे 15, ये 20 कम है, ये यहाँ पे 18 कम है और ये 25 कम है। क्लियर है। तो कितना हो गया देखो 25 और 5 30 40 60 70 78 नंबर कम हो गए। तो 78 कम हो गए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4 और 3 4 नाम 36। तो 19 कम होंगे, 19 कम होंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो
19.5 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 हो गया और यहाँ से 80.5 बनेंगे, ठीक है। तो 80.5 बनेंगे यानी 80 से तो ज़्यादा ही है, तो ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखो इसमें 10 कम है, इसमें 10 कम है, इसमें 10 कम है, इसमें 15 कम है। तो यहाँ से कितने हो गए 30, 40, 45। तो जब 45 कम है तो देखो 48 कम थे तब भी 80 से ज़्यादा था, तो 45 है तो यहाँ से भी 80 से क्या होगा, ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है। तो ये कितने हैं कैंडिडेट, 1, 2, 3 और 4। तो 4 ऐसे छात्र हैं जिनके क्या बने हैं 80 या 80 से ज़्यादा बने। ये आपको बताना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है, अच्छा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन ए सर्वे फ्रॉम स्टेट S3। तो S3 और S4 में आपको रेशियो बताना है, इनका रेशियो बताना। तो देखो रेशियो तो क्या हो जाएगा 4:5 आएगा, ये तो इजी सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 8127 में 8 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता है कि जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो आप। तो बस अगर आपको 8 से चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, तो रिमाइंडर के लिए भी सेम ही करते हैं। तो यहाँ से 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 4 बचेगा, 8 6 48 माइनस का 7 है यानी कितना आ जाएगा -1 है ना, तो कितना आएगा 7। या 8 6 42 कर दीजिए, देखो 8 है और 4 बचेगा और 8 पंजे 40 है, रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ से 7 बच गया। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो टाइम इन वर्क का है। A, B और C है। A है 10 दिन में कंप्लीट करता है और B है वो 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, C है वो 40 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C की हेल्प मिलती है, इस तरीके से होता है कि पहले A काम करता है, 2 दिन तो काम करेगा, तीसरे दिन क्या होगा A के साथ B प्लस C भी काम करते हैं, 1 दिन काम करेंगे, फिर से वापस A काम करेगा, फिर A प्लस B प्लस C काम करेंगे। इस तरीके से ये चलता जाएगा। आपको बताना है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो देखो इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो इनकी टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क तो क्या हो गया 40, इनका एलसीएम मानते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ये 4 होगी, डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो गया और यहाँ से 1 हो गई, ये एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे यहाँ से बताओ कि देखो A है वो 2 दिन तक काम करेगा, तो कितने यूनिट काम कर दिया उसने, 8 यूनिट काम कर लिया। A प्लस B प्लस C है वो 1 दिन काम करेगा, तो A प्लस B प्लस C है 4 2 6, 6 और 1 7, तो ये 7 यूनिट काम करेगा। तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 3 डेज में ये कितना काम कर रहे हैं, 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। ये 15 यूनिट का काम कर रहे हैं। हमें कितना काम करवाना है 40 यूनिट, टोटल काम इतना यूनिट है 40 यूनिट, लेकिन हमें तो ये 3 दिन में कितना करेगा, इसी तरीके से 3 दिन में फिर आगे करता चलेगा। तो देखो यहाँ से 40 के पास जाना है, दोनों तरफ गुना कर दो 2 से, तो देखो 30 यूनिट है, 30 यूनिट का काम तो हो गया, कितने दिन में करेंगे ये 6 दिन में करेंगे। क्लियर है। अब अगले दिन कौन आएगा, फिर से A आएगा। A है वो 2 दिन काम करेगा, A अपना 2 दिन काम करेगा, 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है वो 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 38 यूनिट काम करेगा। 38 यूनिट हो गए, ये हो गए 8 डेज में। फिर कौन आएगा, A ने तो अपना काम कर लिया, फिर A प्लस B प्लस C आएंगे। तो मुझे बताइए A प्लस B प्लस C हैं वो 7 यूनिट का काम कर रहे हैं, कितने दिन में, 1 दिन में। 1 दिन में 7 यूनिट का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो कितने काम बचे हैं, केवल 2 यूनिट का काम बचा है। तो मुझे बताइए 2 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट काम करने में 1/7, तो 2 यूनिट में काम करने में कितना लगेगा 2/7 डेज, इतना टाइम लगेगा। तो ये क्या करेंगे 2/7 डेज और आएंगे और ये अपना 2 यूनिट काम कर देंगे। तो टाइम कितना लगा 8 से ही 2/7 डेज। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां से कितना आ जाएगा आंसर 8 से ही 2/7। नेक्स्ट सवाल देखिए, तो फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। नेक्स्ट सवाल देखो, एक आपको दे रखा है कि एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक लंबवर्तीय शंकु में, ठीक है, कौन में डाला जाता है और इसकी हाइट आपको दे रखी है। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज में आपको डाला जाता है या कन्वर्ट किया जाता है, तब हमेशा क्या करना है, आपको वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम इक्वल करेंगे, देखो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई, r क्यूब करेंगे तो 4 × 4 × 4, ये हमेशा इक्वल होगा जो कन्वर्ट किया है उसके वॉल्यूम के। तो पाई 1/3 पाई r² × h की वैल्यू आपको दे रखी है 72। रेडियस ही आपसे पूछा है, सोल्व करेंगे। देखो यहां से 4 चौक 16, यहां से 4 से काटेंगे ना, 4 चौक 16, 16 से थोड़ी कट रहा है, नहीं काट रहा,
देखो पाई/3 से तो पाई/3 कट गया, 4 से काट दीजिए, या 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 नाम 72 हो गया। क्लियर है? तो ये कितना आ गया 16, 9 को इधर ले आइए तो 16/9 इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 16/9 का स्क्वायर रूट यानी 4/3 होगा। 4/3 को क्या लिख सकते हैं, एक सही 1/3 यानी 1.333 होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक त्रिभुज के आपको दे रखा है, इसके एंगल दे रखे हैं तीनों एंगल, तो आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इनका सम कर दीजिए, तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखो 8, 9 और 10 तो 10x और यहाँ से 46 कम कर दीजिए तो 50 इक्वल टू इनका सम है 180 होना चाहिए। तो मुझे बताइए x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 130 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 13, और 2x की वैल्यू आपसे पूछा है, 2x कितना है 26 हो जाएगा, 13 दूना 26। लास्ट सवाल देखो आपसे बोला है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप का सवाल है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक आपको दे रखा है सर्किल और इसकी है स्पर्श रेखा, ये बाहर पॉइंट P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है PQ, ये इसका सेंटर हो गया O। आपको दे रखा है PQ की लेंथ है ये 24 है और OQ है वो 10 है, और आपसे पूछा है OP का मान, ये वैल्यू आपसे पूछा है। तो स्पर्श रेखा और यहाँ से रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 10 है, ये 24 है, तो ये वाली साइड क्या होगी 26 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? ये ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26, जैसे 5, 12, 13 होता है ना, ये अगर ये पता हो तो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, तो इसका डबल तो है 10, 24 और 26। तो ये 10 है, ये 24 है, तो ये वाली करंट क्या हो जाएगी 26 हो जाएगी, ना कि 13। ठीक है, ये गलत दे रखा है, ये आंसर क्या आएगा 26 आएगा। अगर एग्जाम में भी 13 दे रखा तो ये क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे आना चाहिए था 26। क्लियर है? तो ये 25 सवाल थे। आई होप आपको सभी के सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत, बिल्कुल सारे के सारे सवाल हैं और उनके साथ में कंसेप्ट में सिखाता चलाऊंगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की है प्रैक्टिस के साथ आपको रिवीजन भी मिलता जाए। अगर किसी स्टूडेंट ने पूरा सिलेबस कर रखा है तो आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है, और इन क्वेश्चन को देख लो, आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम में कैसे करना है वो अप्रोच भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।